नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आज 16 फरवरी 2026 दिन सोमवार, तिथि चतुर्दशी है और चलिए देखते हैं आज की 25 मुख्य खबरें। पर उससे पहले आपने अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले इसे लाइक कर ले, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर ले। वह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। चलिए बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर देश भर के 12 ज्योतिर्लिंगों में भक्ति और श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती से लेकर लगातार दर्शन की व्यवस्था की गई, जबकि वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में तड़के मंगल आरती के साथ पूजा अर्चना शुरू हुई। गुजरात के सोमनाथ मंदिर सहित सभी ज्योतिर्लिंगों में जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और विशेष अनुष्ठान हुए। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के बीच लाखों श्रद्धालु हर हर महादेव के जयघोष के साथ भगवान शिव की आराधना करते नजर आए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 19 वर्षीय नीट छात्र अथर्व चतुर्वेदी ने स्वयं सर्वोच्च न्यायालय में अपना केस लड़कर बड़ी जीत हासिल की है। उन्होंने नीट परीक्षा 2 बार पास की थी और 530 अंक प्राप्त किए, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस में होने के बावजूद निजी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस सीट नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि राज्य सरकार ने उस कोटे को लागू नहीं किया था। उस नीतिगत कमी के खिलाफ उन्होंने खुद सुप्रीम कोर्ट में दलीलें दी और करीब 10 मिनट की बहस के बाद कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 का उपयोग करते हुए अस्थायी एमबीबीएस प्रवेश का आदेश दिया है। इसके तहत नेशनल मेडिकल कमीशन और मध्य प्रदेश सरकार को निर्देश दिया गया है कि वे ईडब्ल्यूएस कोटे के योग्य छात्रों को 2025 से 26 सत्र में प्रवेश दें। मामला केवल अथर्व की जीत नहीं, बल्कि उन हजारों छात्रों के लिए भी मिसाल माना जा रहा है जो प्रशासनिक खामियों के कारण प्रवेश से वंचित थे। इस जीत से अथर्व अपने डॉक्टर बनने के सपने के करीब पहुंच गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खगोल विज्ञान की दृष्टि से फरवरी 2026 का महीना बेहद खास रहने वाला है। 17 फरवरी 2026 को एक वलयाकार सूर्य ग्रहण लगेगा, जिसे रिंग ऑन फायर भी कहा जाता है। इस दौरान चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह ढक नहीं पाएगा और सूर्य के चारों ओर चमकदार अंगूठी दिखाई देगी। यह सूर्य ग्रहण दोपहर बाद शुरू होकर शाम तक चलेगा। हालांकि यह खगोलीय घटना भारत में दिखाई नहीं देगी, क्योंकि ग्रहण का मार्ग दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरेगा। वैज्ञानिकों के अनुसार भारत में लोग इसे केवल ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से देख सकेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर कुमाऊं अंचल में भगवान शिव की भक्ति का विशेष माहौल देखने को मिल रहा है। अल्मोड़ा स्थित जागेश्वर धाम से लेकर नैनीताल के प्रसिद्ध मुक्तेश्वर महादेव मंदिर तक श्रद्धालु जलाभिषेक और पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। मान्यता है कि शिवरात्रि के दिन इन प्राचीन शिव मंदिरों में सच्चे मन से जलाभिषेक करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। मंदिर परिसरों में भजन कीर्तन, रुद्राभिषेक और विशेष पूजा का आयोजन किया गया है। वहीं प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की हैदराबादी परेशानी वाली टिप्पणी पर सियासत गर्मा गई है। इस बयान पर एआईएमआईएम ने तीखा तंज कसते हुए कहा, डर देखकर अच्छा लगा, वो हमें खत्म करके जाएगा। एआईएमआईएम नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेतृत्व हैदराबाद की राजनीति में अपनी पकड़ कमजोर होते देख घबराया हुआ है। वहीं कांग्रेस की ओर से सफाई दी जा रही है कि यह बयान मजाकिया संदर्भ में था। दूसरी तरफ बीजेपी ने भी इस विवाद को मुद्दा बनाते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है। यह बयानबाजी आगामी चुनावी माहौल को और तीखा कर सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बांग्लादेश में तारिक रहमान के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण समारोह के लिए 13 देशों के नेताओं को ढाका से आमंत्रण भेजा गया है, जिसमें नरेंद्र मोदी का नाम भी शामिल है। हालांकि भारत सरकार ने संकेत दिया है कि 17 फरवरी को मोदी मुंबई में फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक में व्यस्त रहेंगे, इसलिए वे समारोह में भाग नहीं ले पाएंगे। ऐसी स्थिति में भारत की ओर से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और विदेश सचिव विक्रम मिश्र को बांग्लादेश के आयोजन में देश का प्रतिनिधित्व करने भेजा जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत की वायु रक्षा रणनीति में बदलाव की तैयारी के बीच रणनीतिक विशेषज्ञ ब्रह्मा चेन्नई ने कहा है कि असम के मोरान एयर स्ट्रिप जैसे इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का निर्माण भारतीय वायुसेना को भविष्य के युद्ध में अधिक लचीला बनाएगा। इन हाईवे आधारित रनवे का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि अगर कोई प्रतिद्वंद्वी दुश्मन प्रमुख वायु बेसों पर हमला कर भी देता है तो भी वायुसेना अपने विमानों के साथ ऑपरेशन जारी रख सके और लड़ाई लड़ सके।
चेन्नई के अनुसार यह रणनीति वायु शक्ति पर हमले की स्थिति में भारत के रक्षा ढांचे को अधिक मजबूत और उत्तरजीविता योग्य बनाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वाराणसी में शंकराचार्य पद को लेकर चल रहे विवाद पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि अगर आप योगी हैं तो मुख्यमंत्री पद पर क्यों बैठे हैं, और स्पष्ट किया कि शंकराचार्य होने के लिए किसी सरकारी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति खुद को शंकराचार्य नहीं लिख सकता। इस बयानबाजी से धार्मिक और राजनीतिक हलकों में बहस तेज हो गई है। वहीं प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को मिल रही कथित धमकियों को लेकर सियासत तेज हो गई है। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि पप्पू यादव लॉरेंस से नहीं डरे तो नेताओं से क्यों डरेंगे। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि जो लोग हत्या की धमकी दे रहे हैं उनके नाम सार्वजनिक किए जाएं। नीरज कुमार ने ऐसे लोगों को राजनीतिक कायर बताया और कहा कि डर फैलाकर राजनीति करने की कोशिश स्वीकार नहीं की जाएगी। मामले को लेकर राज्य की राजनीति में बयानबाजी और तेज हो गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत फ्रांस रक्षा सौदे के तहत भारतीय वायुसेना को मिलने वाले 114 राफेल लड़ाकू विमानों में से 24 सुपर राफेल होंगे, जिनके F-5 नाम दिया गया है। फिलहाल वायुसेना के पास राफेल F-3 संस्करण मौजूद है। नए सुपर राफेल F-5 में अत्याधुनिक रडार, बेहतर स्टेल्थ क्षमता, लंबी रेंज के हथियार और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम शामिल होंगे। रक्षा सूत्रों के मुताबिक इस मेगा डील के तहत विमानों की डिलीवरी 2030 के बाद शुरू होने की संभावना है। इस सौदे से भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता और रणनीतिक ताकत में बड़ा इजाफा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वंदे मातरम को लेकर एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है। जमीयत उलेमा ए हिंद ने कहा है कि वंदे मातरम जबरदस्ती गवाना ठीक नहीं है। जमीयत का कहना है कि मुल्क से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है, लेकिन इबादत सिर्फ अल्लाह की होती है। संगठन ने सुझाव दिया कि देश के लिए एक नया राष्ट्रगीत हिंदी में तैयार किया जाना चाहिए, जिसे सभी समुदाय बिना किसी आपत्ति के गा सकें। इस बयान के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में बहस तेज हो गई है। वहीं कुछ दलों ने जमीयत के रुख का विरोध भी किया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। होली 2026 को लेकर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने बड़ी राहत दी है। रेलवे ने कोलकाता, सियालदह और नई दिल्ली से बिहार के विभिन्न शहरों के लिए 26 होली स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। ये ट्रेनें 20 फरवरी से मार्च के पहले सप्ताह तक संचालित होंगी। पूर्व मध्य रेलवे के अनुसार इन ट्रेनों से पटना, रक्सौल, मधुबनी, बरौनी और सीतामढ़ी जैसे स्टेशनों तक सफर आसान होगा। रेलवे ने यात्रियों से समय रहते टिकट बुक करने और ट्रेन समय सारिणी की जानकारी जांचने की अपील की है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूर्व सैन्य अधिकारियों की किताबों को लेकर बढ़ते विवाद के बीच केंद्र सरकार बड़ा कदम उठा सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ऐसा आदेश जारी करने पर विचार कर रही है जिसके तहत रिटायर होने के बाद अधिकारी 20 साल तक बिना अनुमति कोई किताब प्रकाशित नहीं कर सकेंगे। यह चर्चा पूर्व सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे की कथित अनपब्लिश्ड किताब को लेकर हुए विवाद के बाद तेज हुई है। सरकार का मानना है कि संवेदनशील सूचनाओं और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों की गोपनीयता बनाए रखना जरूरी है। यदि यह आदेश लागू होता है तो भविष्य में रिटायर्ड अफसरों की आत्मकथाओं और संस्मरणों पर कड़ा नियंत्रण होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली पुलिस और प्रशासन ने ट्रैफिक चालान निपटान में डिजिटल बदलाव किया है। अब वाहनों के चालान तुरंत और आसानी से डिजिटल लोक अदालत के माध्यम से निपटाए जा सकेंगे। https://traffic.delhipolice.gov/in नोटिस/लोक अदालत। आप इस लिंक के द्वारा ऑनलाइन चलन भर सकते हैं। दिल्ली पुलिस के अनुसार यह नई डिजिटल व्यवस्था चालान भुगतान को सरल, तेज और पारदर्शी बनाएगी, जिससे लोगों को अदालत जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसका लक्ष्य ट्रैफिक नियमों का पालन बढ़ाना और वाहन चालकों के समय की बचत करना है। उपयोगकर्ता अब अपने चालान ऑनलाइन देख, चुनौती, निपटा और भुगतान कर सकेंगे। अधिकारियों ने कहा है कि यह पहल प्रशासनिक प्रक्रिया को और भी अधिक सुलभ बनाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। भारत सरकार ने 25 लाख टन गेहूं और 5 लाख टन चीनी के निर्यात को हरी झंडी दे दी है। सरकार के इस फैसले से किसानों को बेहतर दाम मिलने की उम्मीद बढ़ी है। वहीं चीनी और गेहूं उद्योग को भी मजबूती मिलेगी। अधिकारियों के मुताबिक
घरेलू जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सीमित मात्रा में निर्यात की अनुमति दी गई है। इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की मौजूदगी मजबूत होगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी सीधा फायदा पहुंचेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुंबई में मेट्रो पिलर हादसे को लेकर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। हादसे में लापरवाही पाए जाने पर मुंबई में मेट्रो प्रोजेक्ट से जुड़े ठेकेदार पर 5 करोड़ रुपए और कंसल्टेंट पर 1 करोड़ रुपए का भारी जुर्माना लगाया गया है। जांच में निर्माण मानकों और सुरक्षा नियमों के उल्लंघन की पुष्टि हुई है। अधिकारियों ने साफ किया कि सार्वजनिक सुरक्षा से कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों, इसके लिए सभी मेट्रो निर्माण कार्यों की सुरक्षा ऑडिट कराने के निर्देश दिए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रूस और पाकिस्तान के रिश्तों में नई हलचल देखने को मिल रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने पाकिस्तान के साथ जमीनी रास्ते से सीधी कनेक्टिविटी को लेकर सहमति जताई है। इस कॉरिडोर के जरिए व्यापार और परिवहन को बढ़ावा देने की योजना है। इस कदम के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या मॉस्को भारत से रणनीतिक दूरी बना रहा है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि रूस बहुध्रुवीय नीति के तहत क्षेत्रीय संतुलन साध रहा है और इसका सीधा असर भारत रूस संबंधों पर नहीं पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई यूनियन कैबिनेट की बैठक में कई अहम विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने रेल, सड़क, मेट्रो, राष्ट्रीय राजमार्ग और शहरी विकास के लिए 1.60 लाख करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्टों को हरी झंडी दी है, जिनमें 3 प्रमुख रेल मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं और नोएडा मेट्रो विस्तार शामिल हैं। साथ ही ब्रह्मपुत्र के नीचे ट्विन ट्यूब टनल परियोजना को भी मंजूरी मिली है, जिससे पूर्वोत्तर की कनेक्टिविटी मजबूत होगी। कैबिनेट ने सेवा तीर्थ में पीएमओ का शिफ्ट और युगे युगेन भारत संग्रहालय की मंजूरी भी दी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिका और भारत के बीच व्यापार और ऊर्जा संबंधों को लेकर अमेरिका के वरिष्ठ सांसद मार्को रूबियो ने महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत अतिरिक्त रूसी तेल नहीं खरीदने के अपने वादे के प्रति प्रतिबद्ध है, लेकिन भारत पर रूसी तेल खरीदने पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। रूबियो ने स्पष्ट किया कि यह प्रतिबद्धता भारत की रणनीतिक और ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप है और यह अमेरिका के साथ मजबूत व्यावसायिक और आर्थिक रिश्तों को और आगे बढ़ाएगी। बयान से दोनों देशों के बीच ऊर्जा सहयोग के भविष्य को सकारात्मक संकेत मिला है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संसद के बजट सत्र में सियासी गर्माहट बढ़ती जा रही है, क्योंकि विपक्ष ने ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है और अब बहस और मतदान 9 मार्च 2026 को होने वाला है। यह जानकारी केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने दी है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि स्पीकर ने पक्षपाती रवैया अपनाया है, जबकि रिजिजू ने चेतावनी दी है कि अगर विरोध प्रदर्शन सदन की कार्यवाही में बाधा डालते रहे तो सरकार गिलोटिन प्रक्रिया का सहारा ले सकती है। 9 मार्च को चर्चा के बाद वोटिंग भी होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 16 से 20 फरवरी तक भारत की राजधानी में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 आयोजित हो रहा है। इसे वर्ल्ड एआई समिट भी कहा जा रहा है। इसमें दुनिया की बड़ी टेक कंपनियों के सीईओ, 100 से ज्यादा देशों के हजारों प्रतिनिधि और एक्सपर्ट हिस्सा ले रहे हैं। इस समिट का मकसद एआई में नए अवसर और ग्लोबल कोऑपरेशन को बढ़ावा देना है। समिट में करीब 15 से 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी शामिल होंगे। गूगल के सुंदर पिचाई, ओपन एआई के सैम ऑल्टमैन, एनवीडिया के जेनसेन हुआंग, माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला और ब्रैड स्मिथ जैसी दिग्गज हस्तियां भारत आएंगी। दुनिया भर में अपने एआई टूल से तहलका मचाने वाले एंथ्रोपिक के डारियो अमोदेई भी इस समिट में हिस्सा लेने वाले हैं। सभी बड़े बॉस अपने अपने अनुभव और इनोवेशन शेयर करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वंदे मातरम को लेकर तीखा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो लोग वंदे मातरम का विरोध करते हैं, उनका भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। सीएम ने यह टिप्पणी रायबरेली में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान की, जहां उन्होंने राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति पर जोर दिया था। उनके इस बयान पर विरोध और समर्थन दोनों तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सीएम का कहना है कि देशभक्ति के प्रतीकों का सम्मान करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज एक बार फिर अपने बयान को लेकर विवादों में घिर गए हैं। ताजा मामला एक महिला पुलिस अधिकारी से जुड़ा है, जिस पर अनिल विज कथित तौर पर चली जाओ यहां से कहकर भड़कते नजर आए। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। विपक्ष ने इसे महिला अधिकारियों के सम्मान से जुड़ा मुद्दा बताया है,
जबकि समर्थकों का कहना है कि मामला प्रशासनिक नाराजगी से जुड़ा है। फिलहाल यह बयान एक बार फिर अनिल विज की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। असम दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भावुक संबोधन देकर लोगों का दिल जीत लिया। एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान आप लोगों का प्यार और विश्वास है। मैं आपके सामने सिर झुकाता हूं। उन्होंने असम की संस्कृति, परंपरा और योगदान की सराहना करते हुए कहा कि पूर्वोत्तर भारत देश की प्रगति का अहम स्तंभ है। पीएम मोदी के इस बयान पर सभा में मौजूद लोगों ने जोरदार तालियों और जयकारों के साथ उनका स्वागत किया। यह दौरा विकास और विश्वास दोनों का संदेश लेकर आया। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर ले और वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखे और अगर आपका वीडियो के बारे में कोई सुझाव हो तो वो भी लिखे। धन्यवाद।